बच्चों, आज हम लोग 10वीं क्लास के प्रथम पाठ यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद एक भावना है। राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के भौगोलिक, सांस्कृतिक और समाज में रहने वाले लोगों में प्रेम और एकता की भावना है। यह एक ऐसी भावना है जो पूरे विश्व में हर देश के लोगों में भावना के रूप में रहती है। इसका विकास आधुनिक विश्व में राजनीतिक पुनर्जागरण का परिणाम है। राष्ट्रवाद के प्रतिपादक जॉन गॉटफ्रेड हर्डर थे। 18वीं सदी में पहली बार इस शब्द का प्रयोग करके जर्मन राष्ट्रवाद की नींव डाली। अब बच्चे, हम लोग जानेंगे राष्ट्र क्या है। राष्ट्र भाव प्रधान शब्द है जिसके द्वारा समान ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और विकासवादी चेतना से प्रेरित व्यक्तियों के समूह को संगठित रूप से समान मिथकों और बिंबों से आबद्ध किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का रहेगा राष्ट्र का विचार। राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके ऊपर निरंकुश राजा का अधिकार था। फ्रांसीसी क्रांति के कारण परिवर्तन हुए और प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी समूह के हाथों में आ गई। फ्रांसीसी क्रांति ने घोषणा की, अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा। संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया जाएगा, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। अतः एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया, जिसने पहले झंडे की जगह ले ली। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह के द्वारा होने लगा। इसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली पर कर दिया गया। नई स्तुतियां रची गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, जिसमें अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों को समान अधिकार कानून बनाने का हक मिला। आंतरिक नाप तौल एक समान व्यवस्था लागू की गई। फ्रेंच को ही राष्ट्र का साझा भाषा बना दिया गया। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण 18वीं सदी के मध्य जर्मन, इटली और स्विट्जरलैंड राजशाहियों, डचों, कैंटनों में बंट गए थे, जिनके शासकों के स्वायत्त क्षेत्र थे। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन में था। इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान सांस्कृतिक का भागीदार नहीं मानते थे। अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग। कुलीन वर्ग में सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली में बंधे हुए थे, जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्याप्त थी। राजनीतिक कार्यों के लिए उच्च वर्गों के बीच में फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। कुलीन वर्ग धनी वर्ग के रूप में आते थे। मध्यम वर्ग इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में प्रारंभ हुआ, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्यों के कुछ हिस्सों में यह 19वीं शताब्दी के दौरान ही हुआ। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। श्रमिक वर्ग के लोग और मध्यम वर्ग जो उद्योगपतियों, व्यापारियों और सेवा के क्षेत्र में लोगों से बने। अब हम लोग अगला
टॉपिक पढ़ेंगे इटली का एकीकरण। जोसेफ मैत्सिनी को इटली के राष्ट्रीय आंदोलन का पैगंबर कहा जाता है। उसने युवा इटली नामक संस्था की स्थापना की। इसके सदस्यों ने मजदूरों और गांव तथा नगरों के लोगों के बीच चेतना फैलाई। 1848 ईस्वी की क्रांति के प्रभाव भी इटली पर ही पड़ा। काबूल और गैरीबाल्डी ने भी इटली के राष्ट्रीय एकीकरण के महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण पूरा हुआ। इटली का एकीकरण 4 चरणों में। इटली के एकीकरण का प्रथम चरण पर हम लोग चर्चा करेंगे। 1848 ईस्वी के बाद पिडमांट सार्डिनिया का राज्य इटली के एकीकरण आंदोलन से संबंधित गतिविधियों का केंद्र बन गया। काउंट वहां का प्रधानमंत्री बना। उसने अपने आंतरिक सुधारों द्वारा पिडमांट राज्य की शक्ति बढ़ाई। उसने क्रीमिया के युद्ध में मित्र राष्ट्रों की सहायता की और पिडमांट सार्डिनिया के राज्य को बड़े राज्यों की पंक्ति में ला खड़ा कर दिया। मित्र राष्ट्रों ने काबूल को एकीकरण आंदोलन में मदद देने का आश्वासन भी दिया था। काबूल और नेपोलियन तृतीय के बीच लाम्बियर्स की संधि हुई। काबूल ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। ऑस्ट्रिया युद्ध में पराजित हो गया। लोम्बार्डी को पिडमांट सार्डिनिया राज्य में मिला लिया गया। अब हम इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण को देखेंगे। जिस समय ऑस्ट्रिया के विरुद्ध पिडमांट सार्डिनिया सेना लड़ रही थी, उस समय मध्य इटली की जनता ने विद्रोह कर दिया। परमा, मोडना और टस्कनी के शासकों को देश छोड़कर भागना पड़ा। इन राज्यों को जनमत संग्रह द्वारा सार्डिनिया में मिला लिया गया। इटली के एकीकरण का तृतीय चरण पर हम लोग नजर डालेंगे। इटली चरण में गैरीबाल्डी का नाम लिया जाता है। 1860 ईस्वी में उसने सिसिली और नेपल्स पर अधिकार कर लिया। विक्टर एमेन्यूल ने पोप के राज्य को 2 भागों पर अधिकार कर लिया। गैरीबाल्डी ने उसका विरोध नहीं किया। नेपल्स का शासन भी उसे सौंप दिया। वहां की जनता ने भी बहुमत से इटली के राज्य में शामिल होने की इच्छा प्रकट की। अब इटली का एकीकरण का चौथा चरण देखेंगे। रोम और वेनेशिया इटली से बाहर थे। 1860 ईस्वी में वेनेशिया पर अधिकार हो गया। 1870 में रोम पर अधिकार कर लिया गया। 1871 में रोम स्वतंत्र हुआ और संयुक्त इटली की राजधानी बनाया गया। इस प्रकार इटली का एकीकरण समाप्त हुआ। धन्यवाद।